सभी को मैं डॉक्टर एसके त्रिपाठी कपिलवस्तु के इस एक ठंडक भरी शाम से प्रणाम निवेदित करता हूं। और गौरव मंच से जुड़े हुए जितने लोग भी हैं वो सभी जानते हैं कि इसके पहले हम एक बार शेड्यूल मैम को कर चुके हैं, डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया मैम को। मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है और वो विकट परिस्थितियों में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम। इस पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने सभी चाहने वालों के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमें अच्छा लग रहा है अपने पटल पे आपको देख करके। और जैसा कि मैंने कहा कि मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मैम का मैं अक्सर इंटरव्यू देखता रहता हूं। तो अगर 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है तो जो मैम की प्रोफाइल है तो केवल जो इंटरव्यू लेता है या बातें करता है वो केवल 45 मिनट 30 मिनट मैडम की प्रोफाइल के बारे में ही बात करता है। तो इतनी सारी बातें कही गई हैं। मैम सेलिब्रिटी हैं, मीडिया प्रमुख हैं, काव्य कार्नर फाउंडेशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। उसके बारे में हम मैम से बातें करेंगे, मैम के मुख से ही सुनेंगे। अपने बताने से अच्छा है कि आज मैम बताएंगी, हम उसी के बारे में सुनेंगे, पूजा मैम से ही सुनेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं विशेष यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उससे ये अपना आज का ये गौरव मंच का जो प्रोग्राम है नव वर्ष का, उसके माध्यम से जो पहला ये कार्यक्रम है, जो शुरुआत है, हम बस वहां से करना चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी बच्चियां मैम आज हमें देखेंगी। इसके बाद ये प्रोग्राम लाइव जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, इसको देखेंगी। आपसे प्रेरणा उनको मिलेगा। काफी बच्चियों ने हमको मैसेज किया। मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और ये बॉर्डर का, ये पूरे भारत का मैम सीमा पर स्थित ये दूसरा विश्वविद्यालय है। कभी आपको हम बुलाएंगे और यहाँ पर लेक्चर भी कराएंगे, विजिट कराएंगे। तो सारे हमारे जो बहुत सारे ढेर सारे बच्चे बच्चियां हैं वो इस कार्यक्रम को देखेंगे। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, कुछ बाद में देखेंगे, कुछ लाइव हैं, लाइव आकर के बाद में देखेंगे इसको। तो आप मैम बताएं कि मैंने उनको बता रखा है आपके बारे में, तो वो काफी उनको अंदर से वो एक्साइटेड रहते हैं कि आज हम पूजा मैम को सुनने का और उनको समझने का और उनसे हमको प्रेरित होने का मौका मिलेगा। तो गौतम बुद्ध नगर की जिला संयोजक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैम से हम बातें शुरू करेंगे। हाँ, मेरी ही 4 पंक्तियां मुझको याद आती हैं कि गांव की पगडंडियों पर बढ़ती ये बेटियां। मैम जो ये आसपास है इसके लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखा कि गांव की पगडंडियों पर बढ़ती ये बेटियां, पापा के सपनों में पलती अब बेटियां। और धरा जीतकर देखो आसमां भी जीत लिया, धरा जीतकर देखो आसमां भी जीत लिया। शहरों के मंचों से बोलती ये बेटियां, शहरों के मंचों से बोलती ये बहुत बेटियां। सुंदर, बहुत तो सुंदर। मैम आपका फिर से स्वागत है। और एक आप ही की पंक्ति है, वहां से मैं अपनी आज की ये जो साक्षात्कार है शुरू करता हूं कि सब तजुर्बों की वो किताब रखती है। मैम बहुत अच्छा इसको पढ़ती हैं, हम मैम के मुंह से भी सुनेंगे। सब तजुर्बों की वो एक किताब रखती है। तो जो पहला प्रश्न है मैम मेरा, ये प्रश्न आज से 2 महीने पहले का है, जब आपको पहली बार आना था, किसी कारणवश आप नहीं आ पाई, कि इतना सब कुछ करती हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपको फॉलोअर हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी चीजों को प्रोत्साहित करते हैं। आपका छोटा सा इवेंट भी एक सेलिब्रेशन के रूप में हो जाता है। तो इतना सब कुछ एक साथ इतने क्षेत्रों में काम करती है। समाज सेवा अलग से हो रहा है, नए नए लोगों को आपके काव्य कार्नर फाउंडेशन से अलग से मौका मिल रहा है, मेडिकल में अलग से आप काम कर रही हैं, चिकित्सा और शिक्षा को आप मलिन बस्तियों तक आपने पहुंचा दिया, गांव के घर घर तक पहुंचा दिया। तो मैम ये अभिप्रेरित क्या है, इसके पीछे अभिप्रेरणा क्या है? आप इतना एक छात्र, कहाँ से ऊर्जा मिल रही है आपको, कैसे एनर्जी मिल रही है मैम काम करने की आपको? सबसे सब प्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझ छोटी सी कलम को या कुछ छोटी सी सेविका को आपने गौरव मंच के माध्यम से सभी के समक्ष आने का, प्रस्तुत होने का एक सुअवसर प्रदान किया। और जितने भी तमाम दर्शक या जो लोग भी जुड़ रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, आज थोड़ा सा समय उन्होंने मेरे लिए और आज मंच के लिए निकाला है, मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि सर आपने कहा कि ऊर्जा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा स्रोत जो अभी अभी आपने शब्द कहे, बस आप ये मानिए कि ऊर्जा स्रोत वही है कि जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं और आप सरीखे लोग जब ये देख पाते हैं कि हाँ, सच में हम जो कार्य, जो छोटे मोटे प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं अपनी अपने अपने जितनी हमारी कैपेबिलिटीज है उसके अंतर्गत बंद कर, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। उससे एक ऊर्जा मिलती है कि देखिए हम जो एक मैसेज
समाज में देना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में समाज तक जा भी रहा है। तो उससे एक प्रेरणा मिल जाती है कि चलिए कुछ अभी इतना किया है, थोड़ा और स्ट्रेच करना है। और मुद्दा यहाँ पर मैं दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां भी हैं जो मेरी सदैव फेवरेट रही हैं। और मैं यहाँ पर, मैं हो सकता है मैं गलत बोल दूं क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो वो है कि अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मात्र शोर शराबा करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। कुछ इस तरह की पंक्तियां थी, मैं शायद कहीं से त्रुटि भी मैंने की है, परंतु इन चीजों को मैं बहुत बहुत मानती हूँ कि जब आप कहीं एक छोटा सा प्रयास भी करते हैं, किसी देश के किसी कोने से, किसी जिले से, कहीं छोटा सा भी, इवन इनफैक्ट आप अपने घर से भी जब एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वजह होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, और उससे कुछ ना कुछ तो चेंज आता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे मैं इतना अदना सा व्यक्ति एक घर में बैठ के मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगी। पर सच मायने में आपकी वो सोच कि आप करना चाहते हैं, से शुरुआत जब होती है, तो वहीं से बदलाव आना, यानी आपके अंतर्मन मन में तो बदलाव आ गया है, दूसरों के अंदर बदलाव भी लाने की क्षमता आप रखते हैं। तो बस यहीं से शुरुआत होती है सर। अब बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसका इतना अच्छे खूबसूरत ढंग से आपने आंसर किया। और निश्चित तौर पर हमारे साथ बहुत सारे लोग लखनऊ से जुड़े हैं, हमारे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, सबका नाम ले करके। और मैं नाम लूंगा तो बहुत समय मैम चला जाएगा। और मैम मैं सभी को आपको बताना चाहता हूं कि मैम की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, और मैं अपने ग्रुप में मैम की प्रोफाइल डालूंगा, और बच्चों के तो मैं डाल चुका हूं, सबने देखा है। सुबह से तारीफ मिल रही है, सुबह से कम 500 से अधिक मैम की प्रोफाइल को लाइक मिला है। तो ये प्रोग्राम तो ऐसे ही हिट होने वाला है, कोई टेंशन की बात मतलब कि हमें नहीं है। जहां मैम रहती हैं वहां सेलिब्रेशन हो ही जाता है। अब मैम, जो ये आज आप कर रही हैं, मुझे पता है आपको परंपरा में मिला, और आपके पिताजी भी बहुत बड़े रचनाकार और साहित्यकार हैं। थोड़ा उनके बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैं देखता हूं कि बहुत एक ही दो ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जहां सर के बारे में बात हुई है। अगर मुझे नाम याद है तो श्री इस कुमार जी गंगानिया, शायद उनका नाम है। मैं सही हूं जी मैम? जी, तो ईश कुमार गंगानी। हाँ जी जी। तो मैम, जरा हम आपके पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे साहित्य रचा उन्होंने, और उनकी कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हो तो हम सुनना चाहते हैं। आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो कम से कम एक बेटी अपने पिता के बारे में क्या सोचती है, तो आज। मैं यहाँ पापा के बारे में कुछ एक बातें यहाँ से साझा करना चाहूंगी। हालांकि मैं जिस मंच पे खड़ी होती हूँ, मेरे मेरे काव्य पाठ की शुरुआत मेरे माता पिता के माहिए से, या फिर कुछ ना कुछ पिता को समर्पित एक गीत है मेरा जो मेरा बहुत पसंदीदा है, वहां से मैम मैं मैम शुरुआत करती सुना, हूँ। हाँ सुनाते चलिए, क्योंकि इसको बिल्कुल। रिपीटेशन अलग से नहीं उसका होगा। जी मैम बिल्कुल। जी। तो अनुमन, मैं आपको बताऊं कि मेरे पिता, क्योंकि शिक्षक रहे हैं, मेरी माता भी शिक्षक ही रही हैं, और फादर मेरे जो है गवर्नमेंट, इसमें बुराड़ी स्कूल जो दिल्ली में है, जो कि अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह कहा जाता है, जहाँ पे 4000 से ऊपर तो बच्चे ही हैं, और स्टाफ भी बहुत विशाल अच्छा स्टाफ है। उसके एचओएस रिटायर्ड हैं। आजीवन उन्होंने इंग्लिश का जो है इंग्लिश पढ़ाया है, और इंग्लिश के टीचर रहे। लेकिन किंतु आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो हमेशा से हिंदी में ज्यादा लिखते आए हैं। वो दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं कहूँ कि पूरी तरह सक्षम हैं। उनकी अब तक 2 दर्जन से भी ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से उपन्यास भी हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बहुत सारी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद भी आया है। फिर तमाम किताबें कुकू एफएम पर उनकी प्रसारित की जा चुकी हैं, कहानियों की किताबें उनकी कुकू एफएम पर प्रसारित की जा चुकी हैं। उसके अलावा भी अपना एक उनका प्रकाशन जो संपादन वो करते हैं, कुछ मैगजीन्स हैं जिसके जिसके साथ वो काफी समय से जुड़े रहे हैं। तो मैं कहूँ कि जब मैं उनको पढ़ाई के मामले में भी देखती थी, जब वो छात्रों को पढ़ाया करते थे, उस वक्त भी मैंने वो निष्ठा, जैसे एक अध्यापक की होती है, एक गरिमा, कि हम मैं जहां जाती थी हमें इतना इम्पोर्टेंस, और हर जगह बच्चे जैसे उनको ईश्वर की तरह, जैसे उनका नाम है ईश, ईश्वर की तरह पूजते थे। आज भी इतने बड़े बड़े लोग जब आके पैर छूते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हम जो हैं आपकी वजह से हैं, तो बड़ा सचमुच गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ। और ये यकीनन मैं मानती हूँ कि मैं 10वीं कक्षा से लिख रही हूँ, पर मैंने वो साहित्यिक माहौल, मैं लिखने पढ़ने का माहौल सर मैंने अपने घर में बचपन से देखा।
जब मेरे हस्बैंड शादी हुई मेरी, और जब वो घर आते थे तो कहते ये बड़ा अजीब है। मैं रात को पापा जी को देखता हूँ जब 2 बजे, तभी भी वो पढ़ रहे होते हैं, और मेरे उठने से पहले 5 बजे 6 बजे भी वो पढ़ रहे होते हैं अपने स्टडी में। तो ये कैसे, उनकी स्टडी में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है, और वो हमेशा ये पठन पाठन में ही मतलब पूरी तरह व्यस्तता उनकी। उनको पुस्तकों से, जैसे कहते हैं असल में प्रेम होना, वो है कि वो किसी लालसा में कोई काम नहीं करते हैं कि मैं किसी मंच पे बुलाया जाऊं, या मैं ऐसा कहीं पर, क्योंकि वो दोनों ही विधाओं में पारंगत हैं, और ज्यादातर छंद मुक्त लेखन में उनका ज्यादा है। और जो आर्टिकल्स, जो जो गद्य, जो सब चीजें जो वो लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा, जर्मनी से काफी सारे लोग उनकी किताबों पे, कहीं पे शोध भी हो रहे हैं। तो काफी सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स घर आते हैं, जब उनके इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे लिए यकीनन ये गौरव की बात होती है। तो मैं कहूँ कि मुझे विरासत में, जैसे आपने कहा कि हाँ, शायद वो पहली प्रेरणा जो होती है कि मुझे लेखन में जाना है, और मैं सच बताऊं तो मैं भी लेखन में सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए आई थी, कि मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि एक राइटर की बेटी हूं, तो अभिव्यक्ति जो है एक क्रिएटिव तरीके से बाहर निकले, अपने मन के उद्गार जो हैं वो एक क्रिएटिव तरीके से बाहर निकले, तो मैंने भी लेखन ही चुना। और 10वीं कक्षा से लिख रही हूँ, और अब आपके समक्ष हूँ जो भी हूँ। तो इस तरह से ये मैम शुरुआत हुई। मैम पिताजी की कोई कोई छंद अगर याद हो तो हम लोग सुनना चाहते हैं। पिताजी का छंद मुझे सच में याद नहीं है, क्योंकि वो छंद मुक्त लिखते हैं। तो पिताजी तो के लिए आपने जो लिखा है, पिताजी के लिए जो आपने जी, लिखा है। हाँ, मैं वैसे तो गीत है और थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं थोड़ी बहुत एक दो उसका जो बंद है वो आपके सामने रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक जो गीत है जो पिता के लिए मैंने कभी लिखा और बहुत सराहा भी गया, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कि बेटियां अक्सर अपने पिता की परछाई होती हैं, और मैं यहाँ पर से शुरुआत करती हूँ कि बाबुल की परछाई हूँ, बाबुल की परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ। उस देह जनक के कारण ही, उस देह जनक के कारण ही शिशुपन बचपन तरुणाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ। बंद देखिएगा। चिंतन उनसा ही है मेरा, चिंतन उनसा ही है मेरा, ये मन भी तो उनसा है मेरा, चिंतन उनसा ही है मेरा, मन भी ये उनसा है मेरा। मिलते जुलते से नैन नक्श, मिलते जुलते से नैन नक्श, ये सादापन ये सौम्य अक्स, ये सादापन ये सौम्य अक्स। जो कुछ भी दिखता आज मेरा, जो कुछ भी दिखता आज मेरा, मैं सब बाबा से पाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं उनकी परछाई हूँ। और अगला बंद। साहस है उनसा, उनसा बल, साहस है उनसा, उनसा बल है आज उन्हीं से उनसे कल, साहस है उनसा, उनसा बल है आज उन्हीं से उनसे कल। सब प्राण प्रतिष्ठा उनसे आया, मुझको यूं जीना सिखलाया, सब प्राण प्रतिष्ठा उनसे आया, मुझको यूं जीना सिखलाया। गर सत्य जानो खुद कुछ भी नहीं, गर सत्य जानो खुद कुछ भी नहीं, बाबुल की कड़ी कमाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं उनकी ही परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ। और एक बार कि नित मानव मूल्य धारती मैं, नित मानव मूल्य धारती मैं, अपनों पर प्रीत वारती मैं, नित मानव मूल्य धारती मैं, अपनों पर प्रीत वारती मैं। जीवन उनसा ही दर्पण है, जीवन उनसा ही दर्पण है, रग रग में रमा समर्पण है, जीवन उनसा ही दर्पण है, रग रग में रमा समर्पण है। यदि अच्छी हूं तो यह मानो, यदि अच्छी हूं तो यह मानो, बाबुल की मैं अच्छाई हूँ,
मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं उनकी ही परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ। और फिर इसका आखिरी बंद रख रही हूँ। कुछ ऐसे काम किए मैंने, कुछ ऐसे काम किए मैंने, सब रिश्ते बांध लिए मैंने, कुछ ऐसे काम किए मैंने, सब रिश्ते बांध लिए मैंने, दुनिया में कोई गैर ना हो, दुनिया में कोई गैर ना हो, और आपस में कोई बैर ना हो, दुनिया में कोई गैर ना हो, और आपस में कोई बैर ना हो, जो उधड़े रिश्तों को जोड़े, जो उधड़े रिश्तों को जोड़े, सीखी उनसे तुरपाई हूँ। मैं बाबा की परछाई हूँ, मैं उनकी ही परछाई हूँ, वो सच है मैं सच्चाई हूँ, उस देह जनक के कारण ही शिशुपन बचपन तरुणाई हूँ, मैं बाबा की परछाई हूँ। तो ये गीत जो था, आप ये मानिए कि इसमें पापा का और मेरा दोनों का ही मिश्रण है। हम दोनों क्या है, वो इस एक गीत से सबके समक्ष, मैंने समझती हूँ कि मैंने सब कुछ इसमें पिरोने की कोशिश की। तो मैम बहुत ही शानदार। और चूंकि ऐसा समय का अभाव रहता है, क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है आप जैसा, तो मैं इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं लगातार कमेंट देख रहा हूं मैम, आप देखिएगा। और जी लेकिन राजेश राजेश प्रभाकर जी ने बहुत ही शानदार लिखा है आपके लिए। पिता पर बहुत कम लिखा गया है, आपने अपनी रचना से पिता को शानदार परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। तो मैम, जब मैंने आपकी जो आपका प्रोफाइल है मैंने एक ग्रुप में भेजा था, तो एक प्रश्न आया था कि जी एक माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट जो इतनी जो आपने रिसर्च करी है, मैं भी एक बायो का ही स्टूडेंट रहा हूँ। यूपीएससी के जी चक्कर में मैं चला गया आर्ट्स की तरफ, तो मैं भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे पता है कि बायोलॉजी पढ़ना और उस पर बुक लिखना, मैं यहाँ जितने लोग जुड़े जी हैं, जितने उन सबको बता दूं कि मैम ने शायद तीन आपने बुक लिखी है ना माइक्रोबायोलॉजी पे। तो जी ये तो एक मैम का एक काव्य प्रेम है, जो आपने देखा कि चूंकि अपने पिताजी की परछाई हैं, उनकी उत्तराधिकारी है, वास्तविक उत्तराधिकारी है, तो मैम ने उनकी इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। लेकिन मैम एक तरह से साइंटिस्ट के उस लेवल तक ही पहुंची हैं। उन्होंने 3 बुक लिखी, दुनिया में अपनी तरह की एकलौती, तीनों अपनी अपनी तरह की इकलौती बुक है, नोवेल है। और आप जो हमारे साइंस के अगर कोई स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आप उनकी किताब को पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है दिल्ली में। वो हमारे बहुत सारे लोग मैम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो जी मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो बायो के हैं तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़िए। पैथोलॉजी में क्या किस तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं, उस किताब को पढ़ करके जी आपको पता चलेगा। तो वो एक प्रश्न थी, एक बच्ची का प्रश्न था कि मैम से जरूर हमारी तरफ से प्रश्न करिएगा कि माइक्रोबायोलॉजी की इतनी अच्छी स्टूडेंट जब साहित्य में आती है, और काव्य कार्नर फाउंडेशन, अब मुझे लगता है मैम कि काव्य कार्नर फाउंडेशन ये हिंदी जगत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती संस्था है। नाम काव्य है, लेकिन हमें लगता है कि पूरी जिंदगी हमारी एक काव्य यात्रा है। और उस काव्य यात्रा में यानी कितने सारे मोड़ आते हैं, वो समाज के हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकते हैं, तमाम कार्य होते हैं। तो आपने काव्य कार्नर फाउंडेशन की स्थापना की, और अपने पिताजी के उद्देश्यों को आपने पूरा किया। और काव्य कार्नर फाउंडेशन की स्थापना करके मैम उसमें भी मेडिकल के कार्य करती हैं। मतलब आप सोचिए कि अद्भुत व्यक्तित्व है, मैं पहली बार ऐसा देखा हूं। तो अभी काव्य कार्नर फाउंडेशन के बारे में बात होगी मैम, वो आपका, मैं तो उसको आपका बच्चा कहूंगा, आप मतलब इतना प्रेम रहता है उससे। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली तो ये है कि काव्य कार्नर फाउंडेशन का जो आपने ये मंच स्थापित किया, जो आपने एनजीओ स्थापित किया, इसका विचार मैम कैसे आया आपके मन में? सर, ये मैं आपको सच बताऊं, जब 2017 में, जब पहले पहले काव्य कॉर्नर का नाम गंगानिया ट्रस्ट था, जी जी 2017, अभी से 6 साल पूरे हो चुके हैं। जी और जी आपने जिसे कहा कि बच्चे की तरह आप मानते हैं, तो उसके पीछे यकीनन एक कहानी है। जी और जी ये जो बच्चे वाली कहानी आपने कही, यकीनन एक बच्चे वाली कहानी है। और मैं और मेरे ब्रदर, क्योंकि मैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है, तो जी जी उन्होंने वो बायोकेमिस्ट हैं, तो उनका भी काफी अच्छा, मतलब मैं आपको कहूँ, पार्किंसंस में उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्चेज दी हैं, अल्जाइमर्स पे बहुत काम किया, अभी भी साइंटिस्ट हैं वो। तो उनकी अपनी, हम लोगों की ने एक अपनी जो है लैब जो है वो बनाई। और उसमें ये था कि हम लोग शुरुआत में तो जो चैरिटेबल कैंप्स लगाया करते थे कि कुछ लोगों की मुफ्त जांच हो।
तो वो मुफ्त भी होती थी और सब्सिडाइज्ड भी होती थी। बहुत बारी हमने जैसे गुरुद्वारे के बाहर हमने कुछ कैंप्स लगाए या कहीं और लगाए। तो शुरुआती दौर में ये ऐसा था, क्योंकि काव्य कॉर्नर का जो नाम है वो मैंने बाद में चेंज किया, गंगानिया ट्रस्ट 2017 से था, जो कि एक्चुअल है। तभी लोग बोलते हैं कि अरे पहले हमने ये काव्य के मामले में कम सुना, क्योंकि पहले सिर्फ मेडिकल के नाम पे था, हम लोग सिर्फ मेडिकली इसको वो कर रहे थे। अच्छा, ये जो एक भावना आप देखते हैं समाज सेवा की, यकीनन ये सिर्फ मुझ में नहीं है। मैं आपको कहूँ कि मैं जिस परिवेश में पली हूँ, मैंने अपने पिता को देखा है कि इधर दे दिया, इधर को पता नहीं चले कि क्या दे दिया और कितना दे दिया, और इवन घर में भी किसी को पता नहीं रहता था, और जहां गए कुछ ना कुछ करके आ गए। ऐसे ही हम, मेरा ब्रदर भी ऐसा ही है कि अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने अपने कुछ मित्र थे जो सक्षम नहीं थे पढ़ने में, वो जूनियर्स थे, तो भाई ने उनकी पढ़ाई, अपनी जो स्कॉलरशिप का मनी होता है, वो पूरा पूरा मनी उस बच्चे को देकर उसको पढ़ाया, पूरा पढ़ाया, जिसे कहते हैं शुरुआती दौर से लेके आखिरी तक, जबकि वो स्वयं एक स्टूडेंट रहे उस समय। और तब भी उनके अंदर ये भावना थी कि मैं अपने आप को ना देखते हुए दूसरे को, दूसरे की जो वेलबींग है उसको पहले देखा। तो अगर मैं कहूँ कि मोहित, जो मेरा भाई है मोहित कुमार गंगानिया, उनके अंदर भी वो चीज रही, और वही चीज फिर मेरे अंदर, तो खैर पापा की तो पूरी तरह से ज्यादातर चीजें मैंने इनहेरिट की हैं, तो वो भी आई। तो फिर इसके बाद क्या है कि ये काव्य कॉर्नर का जब जैसे शुरुआत हुई, और मेरा मेरा आपको मैं बताऊं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी की। और उसके बाद ये था कि मैं अच्छा खासा अपने में, मैंने टीबी के फील्ड में कुछ ऐसे रिसर्चेस दी जो अपने आप में नॉवल थी, जो आज तक किसी ने नहीं दी हैं। अगर आप गूगल करेंगे मेरा नाम, तो मेडिकल जितने पेपर्स मैंने लिखे हैं वो सब खुलकर आते हैं। कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बट देवर दोज वर गिवन बाय मी। तो उसके बाद अब हमने कहा कि नहीं, ये तो चल रहा था। और हुआ ये कि कुछ समय बाद मेरी जॉब लग गई थी सऊदी में, और ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा पैकेज, 3 लाख पर मंथ का पैकेज था, सब कुछ था। और उसी दौरान हमारे साथ, और वो तो आप जानते हैं कि सऊदी में टैक्स फ्री जॉब होता है, आपको खाने को मिलता है, आपको सारी ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल अलाउंसेस, एवरीथिंग, मतलब 2 महीने की पेड लीव्स एंड एवरीथिंग, आप जितना बेस्ट पॉसिबली सोच सकते हैं वो सब था। बट उस समय कुछ ऐसे हादसे लाइफ में हो जाते हैं कि उसके बाद आप पूरी तरह से, आपका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे साथ एक हादसा ये हुआ कि हमारा पुत्र होने वाला था, और पुत्र हुआ और वो नहीं रहा। तो जब पुत्र होने वाला था, तब उस दौरान बीच में मेरे को कई बार ये दिमाग में आया कि मुझे कुछ इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि मुझे करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं सर कि कुछ ऐसी ईश्वर की अनुकंपा रही है कि कुछ चीजें होने से पहले मुझे पता होती हैं। माने कुछ घटना घटने वाली होगी तो मुझे पहले से ज्ञात होगा कि क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है और कब होने वाला है। इस तरह की चीजें भी पता नहीं अचानक से कभी सपने में आ जाएगी, या मुझे इंट्यूशन हो जाती है। मेरी इंट्यूशन पावर्स बाय द टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि मुझे पता रहता है। अच्छा, ये चीजें भी मुझे पहले से पता थी कि वो नहीं रहेगा या ऐसा कुछ है। और दिमाग में बार बार था कि मुझे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। मैंने प्रदीप से, अपने हस्बैंड से बोला कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम मेडिकल में हो, अब तुम ये क्या इधर सोच रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं जो हमारा ये है, मैं इसको करना चाहती हूँ। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम करो। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और हम लोगों ने तब ये काव्य कॉर्नर का रीनेम करके इसको, इस फील्ड में भी एक उसमें क्लॉज होता है ट्रस्ट में कि आप उसमें कुछ नए क्लॉज जुड़वा सकते हैं। फिर हमने एक क्लॉज जोड़ा कि हम लोग कला संस्कृति साहित्य के लिए भी काम करेंगे, और समाज सेवा में तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो हमने फिर इसको एक अलग डायमेंशन दिया कि क्योंकि साहित्य अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा है, कि जब आप चेतना जगाने का कार्य लोगों में कर रहे होते हैं, अच्छे साहित्य को जब उजागर कर रहे होते हैं, तो यकीनन आप देश के भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छे विचार चारों तरफ जो है फैलेंगे, तो उससे भी बहुत बहुत एक विकास की ओर एक कदम होता है। तो अब हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये बढ़िया है। और हमने फिर वो शुरू किया उसी दौरान। फिर बेटा गया, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आई, हमें हार्ट का इशू भी हो गया उसके जाने के बाद। पर आप यकीन मानिए, 8-8 दिन हमने हॉल्टर, अपने बॉडी पे हॉल्टर की मशीन आती है जो आपको हार्ट रेट को चेक करती है, वो 8-8 दिन वो लगा के हमने इवेंट्स किए हैं, काव्य कॉर्नर की गोष्टियां की हैं। मतलब आप ये समझिए कि जुनून उस लेवल पे था कि आज भी, और शुरू से, बचपन से मैं जब किसी चीज को ठान लेती हूँ तो यकीनन मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं सो सकती हूँ ना मैं उठ सकती हूँ। अगर दिमाग में एक चीज फिट हो गई
तो मतलब हो गई। तो उसके बाद से अब आप कारवां आपके सामने है। मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया, मैं किसी को नहीं जानती थी क्योंकि एक डॉक्टर थी, तो मैं साहित्य के लोगों को, पापा का कभी किसी से ज्यादा उठना बैठना नहीं रहा उस तरीके से। वो उस तरह के लेखक है कि मैं किताबों में पढ़ा जाऊं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे कोई अवार्ड की तलब नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस अच्छा साहित्य गढ़ना है, मेरे जाने के बाद वो साहित्य पढ़ा जाएगा। वो उस तरह की एक उनकी विचारधारा रही। तो हमारे घर में साहित्यिक माहौल शुरू से रहा, लेकिन उस तरह के माहौल की हम बहुत लोगों को जान पहचान कुछ नहीं था। अगर मैं कहूँ मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैं इंग्लिश पूरी तरह से, मैं चेन्नई में थी तो 4 साल, तो आप ये समझिए 2-3 साल तो वहां पर हिंदी का तो मतलब ही नहीं है। और 10वीं तक मैं हिंदी पढ़ी थी सिर्फ। उसके बाद मेडिकल, और 14 साल मैंने मेडिकल साइंसेस को दिए, तो 14 साल में तो मतलब हम लोग को बिल्कुल अलाउड नहीं था कि हम हिंदी में बात करें। और अब पापा मुझे जब किसी से वार्ता करते सुनते हैं, या किसी साक्षात्कार में सुनते हैं, या कहीं भी मुझसे बात खुद भी करते हैं, तो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हिंदी में इतना अच्छे से बात कर पाती हो, या कुछ अच्छे ऐसे शब्द कई बार चुन के ले आती हो, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक सिचुएशन हो जाती है कि किस तरह से ये लड़की, जो कभी हिंदी में मतलब एक शब्द भी, हमारे घर में पापा भी इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, तो उस तरह का माहौल ही नहीं था हिंदी वाला। और हिंदी को मैंने चुना, छंद सीखे, स्वयं छंद सीखे सारे। और अब काव्य कॉर्नर फाउंडेशन आप सबके समक्ष है और हम उसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैम ये है। बिल्कुल मैम, इस फाउंडेशन के बारे में और ही बात होगी। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी के इस रिक्वेस्ट पर, आदर भरे रिक्वेस्ट पर आप आई। और हमारे अपने, हालांकि मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ मतलब कि आप ही के चाहने वाले लोग इतने इतने अच्छे से यहाँ पर आए हैं। मैं सबको बताऊं कि मैम जहाँ जाती हैं, मैम की पूरी टीम रहती है, मैम को बहुत लोग प्यार करते हैं। मैम जहाँ भी, लखनऊ में अक्सर मैम आती हैं, और मैं देखता हूँ कि मैम से लोग मिलना चाहते हैं, काव्य कार्नर से। आज काव्य कार्नर फाउंडेशन निश्चित तौर पर भारत में एक राष्ट्रीय लेवल पर ही, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन बन चुका है। सभी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात होगी। मैम आपने कहा कि आप चेन्नई से लेकर के, और उसके पहले आपने सऊदी अरब में आपकी जॉब लगी, तो मुझे क्लिक किया, वो आप इतनी सुंदर गुनगुनाती हैं, मैं पंछी हूं मुझे अपने परों पर नाज है लेकिन। तो इससे जी पहले कि भी काव्य कानून फाउंडेशन पर और बात करें, ये गुनगुना के जरा सुना दीजिए। बिल्कुल। ये मेरे परिचय की मुक्तक है, और मैं बिल्कुल यकीनन आपके सामने रखना चाहूंगी कि मोहब्बत और हिम्मत से, मोहब्बत और हिम्मत से नफस में आस रखती हूँ। बिछड़ जाऊं न मिट्टी से, कफस में पास रखती हूँ। कफस होता है पिंजरा। बिछड़ जाऊं न मिट्टी से, कफस में पास रखती हूँ। मैं पंछी हूँ मुझे अपने, मैं पंछी हूँ मुझे अपने परों पर नाज है लेकिन। मैं पंछी हूँ मुझे अपने परों पर नाज है लेकिन, अहम मुझको न छू पाए, अहम मुझको न छू पाए, यही प्रयास रखती हूँ। तो ये मैम मेरी पहचान का। बहुत शानदार। और आप यकीन मानिए कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जितने लोग सुन रहे हैं और इस आज इस मंच से जुड़े हुए हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं सभी से इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सबका शो कर देता हूँ, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जी आज मैम की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है और हमें जल्दी से कार्यक्रम खत्म करना है। मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल। चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैम को आए हुए इस पटल पर आधे घंटे हुआ। और जब मैम किसी पटल पे जाती हैं, अभी कुसुम दीदी के पटल पे उस दिन थी, केवल 32 मिनट कुसुम दीदी ने मैम का परिचय दिया। कुसुम दीदी भी जुड़ी हुई हैं। तो आप जी सोचिए कि जब मैम कहीं जाती हैं तो केवल आधे घंटे तो मैम क्या प्रोफाइल पढ़ने में लगता है, हालांकि मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और हाँ, काव्य कानून फाउंडेशन की मैम बात होगी। जी जब मैं मैम देखता हूँ काव्य कानून फाउंडेशन के विभिन्न प्रोग्राम देखता हूँ, और उसके जो भी आप ऑर्गेनाइज करवाती हैं, आप उसमें तमाम लोगों की जुड़ी हैं। आपने आंदोलन उसको भारत में एक साहित्य का कर दिया है।
लेकिन वो इतने क्षेत्रों में काम कर रहा है कि एक प्रश्न मेरा अपना पर्सनल आपसे व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और हमने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, लोक प्रशासन का स्टूडेंट हूं मैं। तो मुझे पता है कि बिना एक सुनियोजित ढंग से ये इतना एक आंदोलन पॉसिबल है नहीं। कि मैं देखता हूं कि केवल उस पर कवि नहीं जाते हैं, उसमें लेखक जाते हैं, उसमें एंकर आते हैं, टीवी के एंकर आते हैं, उसमें समाजसेवी आते हैं, उसमें कभी राजनेता आते हैं। तो कितना विंग आपने बनाया है मैम उसका, कि कितने, क्योंकि आपने तो केवल समाज संस्कृति और ये एक टैग दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब काव्य कानर फाउंडेशन इस टैग से ऊपर जाकर के काम कर रहा है। तो आपने जी। ये कैसे, मैं कैसे कर रही हैं आप में? मैं बताना चाहूंगी सर कि काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के यूं तो देखिए, हम लोग कहें कि दो विभाग हैं, जी दो जी। विभागों में काम करता है, कला संस्कृति साहित्य, और दूसरा है हमारा समाज सेवा। तो समाज सेवा में कंप्लीटली हम शिक्षा और चिकित्सा को ज्यादा महत्व देते हैं। और मैं सच बताऊं, ये सिर्फ एक बात है कि आपको किसी ऑर्गेनाइज को कैटेगराइज करना होता है। अन्यथा अगर हमें कोई, अगर जैसे सपोज करिए हम स्लम्स में गए, हम झुग्गियों में गए और हमें लगा कि यहाँ पर शिक्षा के अलावा, चिकित्सा के अलावा भी किसी को कोई जरूरत है, तो हम कोशिश ये रहती है कि हम उनको वो एक जरूरत वाली चीज भी हम उनको दे सके। अब आप सुन पा रहे हैं सर? मुझे लगता है कि सर की पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ, आ गई है। तो जी जी। हाँ जी। हाँ तो सॉरी। कहने कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, पूरे वर्ष में जब हम बात करें कि हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं समाज सेवा, तो एक एक ऐसा एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर आप, मेरे पास कोई ये बोले कि कोई लेकर आता है कि मेरी बेटी बिटिया को ऐसा ऑफिस में तंग किया जा रहा है, तो कई बार ऐसे फोन आए मेरे पास कि एचसीएल में काम करती है लड़की और जिस तरह से उसको वहां पे तंग किया जा रहा है, उसको हेरासमेंट हो रही है और कुछ लोग उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए, हालांकि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, फिर भी हम जिन लोगों को जानते हैं उनको एक बारी कॉल करके हम उनसे आपके लिए मदद जो है गुहार कर सकते हैं। ये हमारा एक कार्य हो सकता है। क्योंकि अगर कोई आपके पास निश्चित तौर पे अगर आता है, तो यकीन मानिए कि वो किसी न किसी उम्मीद के साथ आता है। अब काबा कॉर्नर फाउंडेशन का जैसे आपने कहा, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि तकरीबन 16 प्रांतों में हमारी जो है प्रेजेंस है, और हर एक प्रांत की अपनी कार्यकारिणी है, 35-35 लोगों की। हर एक प्रांत में अपनी टीम है, जहां पर एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, फिर इस तरह से सचिव, महासचिव, पूरी एक टीम अपने हर एक स्टेट में। यहाँ तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी है जो अपने आप में अच्छा कार्य कर रही है, अपने अपने तरीके से, क्योंकि वो लोग इतनी दूर हैं कि उनसे हम सिर्फ एक ऑनलाइन के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम कर पाते हैं, या उनसे मिलके परिचर्चाएं कर पाते हैं। कभी वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको थोड़ा सा फैलाया जाए। मैं बताऊंगी, अभी हमने वार्षिक उत्सव किया, उसमें कई सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी आए थे। श्वेता उमा जी आई थी, पधारी थी रूस से। तो इस तरीके से लास्ट ईयर भी वो मौजूद थी, और यूएसए से हमारे राजपाल दादा है, उनकी बेटियां थी, तो काफी सारे लोग, और हर स्टेट से इस कार्यक्रम में, गुजरात से, अमेठी से, भोपाल से, मैं कहूँ कि अनुमन हर एक स्टेट से, जहां जहां हमारी प्रेजेंस है, राजस्थान से, हर जगह से जब लोग आते हैं, झारखंड से, तो इतने इतने दूर से जब एक सिर्फ इस बात पे कि हम परिवार के बीच में जा रहे हैं, जब लोग ये कहकर आते हैं, तो सच मानिए, जब मुझे किसी चीज में इतना गौरव महसूस नहीं होता जितना इस बात से होता है कि जब कोई कहता है कि ये हमारा परिवार है, ये एक ऐसा कुटुंब है जहां हम अपने अपनों से मिलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, मैंने इसको किसी भी तरह से ये संस्था के तौर पे कि हम एक संस्था चला रहे हैं और हमें ऐसा करना है, नहीं। हम एक परिवार चला रहे हैं जहां हर व्यक्ति को आजादी है अभिव्यक्ति की, हर व्यक्ति को आजादी है कि वो अपनी बात रख सकता है, हर व्यक्ति को ये आजादी है। हम ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ा है तो उसका सम्मान हमारा सम्मान होना चाहिए। वो हमने सर्वोपरि हमेशा रखा कि हर एक कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति भी आ रहा है तो खाली हाथ नहीं जाएगा, पूरा उसका सम्मान होगा तरीके से, बहुत तरीके से। अगर वो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्रेम में, हमसे प्रेम में ऐसे भी आ जाते हैं, तो हम उनको भी ऐसे नहीं करते कि बाकी लोगों को भाई कुछ 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 कुछ, हाँ, उनको सम्मानित किया गया और वो रह गए, नहीं।
क्योंकि हमारे लिए बड़ी उनका ज्यादा एक्स्ट्रा केयर होता है, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे प्रेम में देखिए कोई किसी के पास जाता है पैर उठा के तो ऐसे ही नहीं जाता। तो इस तरीके से 16 प्रांत हैं, मैं कहूँ हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और उसके बाद महाराष्ट्र भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं अलग शाखा बनाइए। अब हम थोड़ा सा रुक रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हम उसमें कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये होता है सर कि बहुत सारे लोग, हम ये कहें कि बहुत सारे क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कला संस्कृति साहित्य में तो हो गया, चित्रकार को हम वहां पर सम्मानित करते हैं, फिर नृत्यांगनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, नृत्य क्षेत्र से जो है वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। फिर ये होता है कि समाज सेवा में, अपने आप में ये एक बड़ी बात होती है जब कोई समाज सेवी में अच्छा काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? वो खुद समाज के लिए प्रेरणा है, वो खुद इतना कुछ कर रहा है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब कोई ऐसा अवसर हो तो हम उसको ग्रेटिट्यूड शो करें, हम उसको थैंकफुल हों। और थैंकफुल में सम्मान से बड़ा कि हम उसको बुलाएं, उसको पूरे कायदे से सम्मानित करें। ये गौरव उसका नहीं है, ये गौरव हमारा है कि हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने लायक ईश्वर ने हमें बनाया, कि हम किसी का सम्मान कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसीलिए आप जैसे कह रहे थे कि कोई किसी क्षेत्र से है, कोई किसी क्षेत्र से है, तो वो बाधाएं हमने रखी नहीं, क्योंकि कला संस्कृति में, साहित्य में सभी चीज आ गई। कितनी सारी विभिन्न कला के अंदर बहुत सारी जो विलुप्त होती कलाएं हैं वो आ जाती हैं। रंगोली के हमने कॉम्पिटिशन्स कराए, और हर एक क्षेत्र का व्यक्ति हमारे साथ कोरिलेट कर सकता है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात मुझे जो है लगती है। और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें। तमाम लोग देखिए, राजपाल यादव जी जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पिता सरीख है, पिता तुल्य हैं, और वो बिल्कुल आप समझिए मुझे गुड़िया कह के कहते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि इस गुड़िया को उंगली पकड़ के जैसे जैसे आप चलाएंगे हम चलेंगे। तो उनके भी भैया जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, वो बहुत, राजेश प्रभाकर दादा जुड़े हुए हैं। ये आप ये समझिए कि संस्था में जब एक एक व्यक्ति पूरी आपके मन से जुड़ा होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन समझ के नहीं जुड़ा है, आपको परिवार समझ के जुड़ा है, तो वो जो एक बॉन्डिंग है वो तोड़ पाना मुश्किल है, और बहुत लोग कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है, क्योंकि मैं बांधने की कोशिश नहीं करती कि जिसको जिसको जैसा ठीक लगे उसको वैसा रहने दो, बस। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट हैं आप। मैम बहुत अच्छा चल रहा है ये कार्यक्रम। और काव्य कार्नर फाउंडेशन के जितने लोग भी, इतने उसके पिलर्स यहाँ मौजूद हैं, और आदरणीय हमारे, मतलब हमारे लिए भी पिता तुल्य हैं, आदरणीय राजपाल यादव सर मौजूद हैं। और मैं सच बता रहा हूँ कि आज अगर इस मंच पर मैम उपस्थित है तो सारा क्रेडिट गोस टू हमारे राजपाल सर को। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो पता है, वो आ गए और इस कार्यक्रम को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और तमाम लोग जुड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि अभी मैम से बहुत ढेर सारी बातें करनी है। काव्य कार्नर फाउंडेशन के बारे में मैम 2 प्रश्न और मेरे हैं, बहुत ही आपके करीब प्रश्न होंगे वो। लेकिन इसके पहले कि बिल्कुल चले हम, और हम सुनना चाहेंगे कोई आपकी दिल को छूने वाली पंक्तियां मैम। आ, बिल्कुल, मैं अभी एक मुक्तक जो है मैं उसी को समर्पित कर रही हूँ। जो आपने बात कही कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे से सुचारू रूप से काम हो रहा है, तो उसी को डेडिकेट करते हुए मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखी हूँ जी जी बिल्कुल, कि स्वागत है। नवाजिश है, मोहब्बत है, नवाजिश है, मोहब्बत है, खुदा की पाक रहमत है, ये जो भी मिल रही है वो सभी खुशियां इबादत है। कभी अपने, कभी सपने, कभी अपने, कभी सपने, कभी जब आजमाते हैं, कभी अपने, कभी सपने, कभी जब आजमाते हैं, नहीं डरता ये दिल अपना, नहीं डरता ये दिल अपना, दुआओं की विरासत है, नहीं डरता ये दिल अपना, दुआओं की विरासत है। जी।
मैम बहुत ही तो ये अच्छा, पंक्तियां बहुत हैं। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। आप मैम आप जब सुनाती हैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है, जैसे कि सच बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे मेहनत और अपना परिश्रम खुद गुनगुना रहा है। जो आपके हम लोगों ने जी अभी आपके विचारों को सुना और इतने लोगों की जो दुआएं आपके साथ हैं वो आपके चेहरे से लगता है। आप मतलब इतनी चमकती हैं, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से काम करती हैं कि सबका जो भी योगदान है, आप सबका योगदान ले लेती हैं और सभी को एक धागे में पिरो करके काव्य कानन फाउंडेशन के रूप में उसको आप संचालित कर रही हैं। गुड विशेष तो जी मैम है ही है। और दो इसी इसी से दो मेरे प्रश्न हैं, दो वर्ड हैं। हालांकि मैं उसका इसलिए जिक्र नहीं किया, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं मैम के बारे में बताऊं तो आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। अभी फिर यहाँ से मैम का इंटरव्यू शुरू होता। मैं इसलिए बार बार जी कह रहा हूँ कि मैम की प्रोफाइल इसलिए मैं नहीं बताया। दो तीन जी जी प्रोफाइल मैम से ही हम लोग पूछ लेंगे। मैम दो वर्ड हैं जो काव्य कानन फाउंडेशन में अक्सर हमें दिखाई देते हैं, एक है जश्न जुनू। जी तो जाहिर सी बात है कि जश्न जुनू जिसके जिसके बैनर तले इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, मैं तो फैन हूं। जश्न जुनू ये वर्ड, इसकी हम मैं तो जानता हूं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, एनजीओ से लोग जुड़े हैं, हमारे ट्रस्ट लोग चलाने वाले जुड़े हैं, उनको फ्यूचर के लिए और वो कैसे काम कर सकते हैं और कितने खूबसूरत वर्ड रख सकते हैं। तो जश्न जुनू जी जो वर्ड है मैम, ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है और ये वर्ड आया कहां से? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और आप सच मानिए सर, ये पहली बार आप ही ने पूछा है ये प्रश्न। और ये सच्ची में बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जब हम लोग वार्षिक उत्सव की बात कर रहे थे कि साल में हमारा एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल की, मतलब आप मेहनत, एक निचोड़, एक हमारी हमारे जज्बे के लिए हो। तो जब मैंने अपने पापा से बात की शुरुआती दौर में कि पापा मैं एक कुछ ऐसा वर्ड बताएं जो जो हमें ना डिफाइन करता हो, जो मुझे डिफाइन करता हो, जो संस्था को डिफाइन करता हो, जो हमारे पागलपन को डिफाइन करता हो, कि हम लोग कितनी जुनूनियत की हद तक पागल हैं इसके लिए। तो पापा ने कहा ठीक है, मुझे कुछ घंटे दो सोचने के लिए, मैं निकालता हूँ, कुछ सजेशंस निकालता हूँ आपके लिए। और फिर उन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, कुछ हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। लेकिन जब पापा ने बोला कि देखो मैंने जो नाम सोचा है वो है जश्न जुनून, कि ये जुनून का जश्न है, क्योंकि ये पागलपन का जश्न है। ये अपने आप में तुम पूरा एक जश्न साल में एक बनाना चाहते हो जो तुम्हारे जुनून को दर्शाए। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा नाम कोई और हो नहीं हो सकता है। तो आप जो लोग भी काव्य कॉर्नर को देखते हैं, सुनते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग ये बात अक्सर बोलते हैं कि मैम आप ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग कितना, मतलब कितना काम करते हो, पोस्टों पे पोस्टे पोस्टों पे पोस्टे, आप कभी आराम करते हो या नहीं करते हो? ये जुनून सा, मतलब ऐसा लगता है कि आप ना बिल्कुल छाए रहते हो हर टाइम पे। तो कैसे? मैंने कहा देखिए वो तो खैर आप जुनूनियत की बात है। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी चीज को मन से करना चाहते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहे होती है वहां राहें होती हैं, तो जब आप चाहते हैं कुछ करना तो आप कर पाते हैं। देखिए पिता मेरे सुन रहे हैं इस वक्त, ईश कुमार गंगानिया और जी, मैं मैं प्रणाम स्वागत करती हूँ करता उनकी हूँ। उपस्थिति में। मैं आदरणीय इस कुमार गंगानिया जी का स्वागत करता हूँ। मैं वही कह रहा था, वो इस काव्य कानन फाउंडेशन नाम दिए, आज जश्न जुनून नाम दिए, और उन्होंने इतना, आप सोचिए कि पूरे भारत को ऐसा व्यक्तित्व दिया है। मतलब ये सामने मैम बैठी हुई हैं, तो हम सभी जो आज गौरव मंच है, गौरवान्वित हुआ। सर आप उपस्थित हैं और काश आप थोड़ा पहले से होते। आप इसको रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा कि पूजा मैम ने आपके लिए आज क्या कहा और कैसे पढ़ा। तो आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है सर। सैल्यूट आपको। जी, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये जो नाम था वो यकीनन पिताजी का दिया हुआ था, और उन्होंने की कहने पर जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हम लोग जो कोर टीम है, अमित जी, शिल्पी जी, प्रदीप जी और हम, वो दोनों एक कपल हैं, हम दोनों एक कपल हैं। हम लोग दोनों काफी तकरीबन 12 से 14 साल से हम लोग मित्र रहे हैं, और ये हमारा एक जॉइंट था कि चलिए हमें ये करना है। तो जब उन्होंने बताया तो एकदम से क्लिक सबको हुआ कि नहीं ये तो बेस्ट नाम है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो तब से ये जो कार्यक्रम है प्रति वर्ष जो है जश्न जुनू के नाम से, कि इसको बहुत, हालांकि हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है सर कि हम जब कोई काम करें परफेक्शन के साथ करें, और चाहे आप अगर नहीं हो पा रहा है ना तो मत करिए। मेरा हमेशा सबसे एक ही रहता है, अगर आप मोची बन रहे हैं ना, तो अगर वर्ल्ड के बेस्ट मोची नहीं बन पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए।
मुद्दा ये है कि आपको जो करना है, चाहे आप इतना सा काम करें, बट उसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, और अपना बेस्ट, अपना 110%, 100% नहीं, 110% दीजिए, ताकि कल को रिग्रेट ना हो कि मैं थोड़ा और ऐसे कर लेता। हालांकि गुंजाइश हमेशा होती है, गुंजाइश हमेशा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, हर बार सीखता है, कुछ ना कुछ कमी। एक बाप अपनी बेटी की जब शादी करता है तो उसमें अपना बेस्ट देता है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देता है, लेकिन फिर भी अंत में कुछ ना कुछ कमी जो है वो मेहमानों को लगती है, और वो बाद में बताई जाती है, और वो होती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये रहता है कि आई डिड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपना संपूर्ण दिया, मैंने अपना पूरा दिया, जिस तरीके से मैं, जितना मैं, मेरी जो लिमिटेशंस थी, मेरी जो कैपेबिलिटीज थी, मैं वो दे पाया। तो मैंने हमेशा अपनी टीम को कहा है, कई बार वो बोलते हैं कि तुम इतना काम करवाती हो, इतना काम बोलती हो, 24 घंटे हैं सिर्फ, दोनों लड़कों को नौकरी पे भी जाना होता है। तो मैंने बोला कि देखिए, आप बताइए हमारे पास कितने घंटे हैं। तो एक दिन वो मुझसे एक रोज बोले कि 24 घंटे। मैंने, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा 24 घंटे तुम्हारे, 24 घंटे तुम्हारे, 24 घंटे इनके, और 24 घंटे हमारे। अब गिन के बताइए कि कितने घंटे हो गए। तो फिर कहते हैं कि तुमसे कोई बातों में तो जीत नहीं सकता है, तो तुम कर, जो तुम्हें करवाना है वो तुम करवाओगी ही। तुमने कहा ठीक है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक परिकल्पना की, एक सोच रखी, एक विचार रखा कि मुझे ये करना है, और मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। अमित चौहान जी का मैसेज बार बार ऊपर आ रहा है, शिल्पी चौहान जी हैं, प्रदीप जो मेरे मेरे बेटर हाफ हैं, और शायद उनके बिना ये इसकी शुरुआत भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने सबसे सर्वप्रथम उन्हीं को बोला, और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बोला कि नहीं चल, करना है, करेंगे, अब जब तुम्हारे मुंह से बात निकल गई तो करना है। तो ये एक चीज है कि मैं अगर सोचूं कि मैं पूजा सिंह गंगानिया अकेली, नहीं, बट ये सबका एक कलेक्टिव है। जितने तमाम लोग, मृत्युंजय भैया जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से हम लोग कई बारी थोड़े से बैकअप हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी की लिमिटेशन है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। अगर हमारे पास सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम किस तरह से। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ सर, आप कोई भी काम करने की चाहे पहले आती है, तो अगर चाहे हैं तो काम हो जाएगा, राह निकल आएगी। तो हम कभी, मैंने ये बात देखी है अनुमान, जब आप अच्छी भावना से, नेक नीयत से चलते हैं ना, तो आपको कोई भी बाधा, थोड़े दिन के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत बाधित हो रही हूं मैं, या बाधित हो रहा हूं मैं, पर कोई भी ऐसी चीज बनी नहीं है जो अपने आप से रिजॉल्व ना हो जाए। आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहिए और इच्छा प्रबल रखिए, आपका वो कार्य होके ही रहेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, बचपन से आज तक ऐसा ही मैंने सोचा है, ऐसा ही किया है, और हुआ है। ये अपने आप में एक बात है। जी। मैम, मैं तो रोकता ही नहीं, पता है होता क्या है कि आप जब बोलती है तो इतना अच्छा लगता है कि मन करता है बस आप बोलती रहें। लेकिन आपको पता है, मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ अच्छा सा 4 पंक्तियां सुना दीजिए। काव्य कानन फाउंडेशन के बारे में एक प्रश्न और मेरा है, तब 2-3 मुद्दों पर और बात करेंगे। कुछ और नहीं, अच्छा आप एक सुना। प्रश्न कर लीजिए पहले, आप एक प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद हम सुनाते हैं। जी बिल्कुल। एक और हाँ। वर्ड आता है जब भी काव्य कानन फाउंडेशन में कोई कार्यक्रम होता है, तो एक और वर्ड आता है, एकलव्यम। जी। तो एकलव्यम के बारे में भी मैम। सर, ये जो है एकलव्यम, पहले हम एक ऐसी वेबसाइट लेकर आ रहे थे जी कि, जी। क्योंकि देखिए, एकलव्यम अपने आप में एक चीज है कि मैं एक बहुत मानती हूँ कि अपो दीपो भव, एक एक टर्म है कि अपना दीपक स्वयं बनो। एकलव्य ने कोई बहुत बड़े बड़े लोगों का सहारा नहीं लिया था, उसने स्वयं को एक एक उसमें ढाल के, आप ये माने कि उन्होंने एक जगह पे किसी को गुरु मान के वो सब कार्य कर लिए थे स्वयं से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, आपने जब तक कोई गुरु नहीं बनाया, जब कोई दीक्षा दीक्षा नहीं दी, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। नहीं, इच्छा शक्ति, एकलव्यम भी उसी का प्रतीक है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि जब हम एकलव्यम की बात कर रहे, तो हमारी वेबसाइट जो है काव्य कॉर्नर की, डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाला था, जो कि अभी थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया है। जो अपने आप में, जैसे कि आप ये देखते होंगे कि जब आप लिखने बैठते हैं, आप स्वयं एक कवि हैं, जब आप लिखते होंगे तो कई बार मात्रा गिनने में बड़ा समय लगता होगा। तो हमने कुछ ऐसे उसमें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमित जी हैं और प्रदीप जी खुद आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर से हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। अमित जी भी आईटी स्पेशलिस्ट है, मोर देन 15 to 20 years का उनको एक्सपीरियंस है। तो ये टीम जो आईटी स्पेशलिस्ट की भी टीम है, वहां पर हमने कहा कि कुछ ऐसा, कुछ एक सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है, कुछ ऐसी कुछ चीज नहीं बन सकती है, ऐप वगैरह कुछ ऐसा, कि राइटर्स की हेल्प हो, कि उनको इतना गिनना और ये सब कैलकुलेशंस एंड वो सब नहीं करना पड़े, या ऐसा कुछ
जो आम तौर पे जो तकलीफें एक राइटर को आती हैं लिखते समय, जैसे कि आप कई बार किताब पढ़ रहे होते हैं और अचानक से क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, अरे मैं कौन सी लाइन पे था। ये होता है ना, जरा सा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हुआ और आप भूल गए। तो कुछ ऐसा ऐप कि कुछ ऐसी चीज जिससे हम ये सब चीजों से ओवरकम आ सकें, कुछ टेक्नोलॉजी जो साहित्य के साथ जुड़ जाए और साहित्य को एक अलग आयाम दे दे। तो हमने कुछ चीजें प्लान की, उसके हिसाब से एक वेबसाइट की जो है हाइपोथेसिस दी, और वो वेबसाइट ऑलमोस्ट हमारी तैयार भी थी। पिछले दिनों कुछ चीजें ऐसी हुई कि वो नहीं हो पाई, तो अभी के लिए हमने उसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि वो जो है कि फोकस मोड उसमें लग जाता है कि जहां आप पढ़ रहे हैं वो अक्षर बोल्ड होंगे और बाकी नहीं होंगे। तो एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया, अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया जो है हम लाने वाले थे एकलव्यम के नाम से। एक ऐप आने वाला था जो इवेंट्स के लिए होगा, बहुत सारे, मतलब आप ये समझिए टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड एक वेबसाइट और एक ऐप जो कि हम एक मार्केट में लॉन्च करने जा रहे थे। बट किन्हीं कारणों की वजह से अभी हमने वो रोक दिया है। बट एकलव्यम, क्योंकि एकलव्यम जो है काव्य कॉर्नर का एक बहुत ही अमूल मैं कहूंगी कि हिस्सा है, कि हमें लगता है कि हमारी विचारधारा को भी दर्शाता है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काव्य के साथ आपने कॉर्नर क्यों लगाया। तो जो इंग्लिश वर्ड है उसके पीछे ये था सर, कि हमारे यहाँ एक इंग्लिश पोइट्री का भी विंग है, जिसमें हम ना सिर्फ हिंदी साहित्य को प्रमोट करते हैं, कि जो लोग, जो नए बच्चे हैं जो कुछ इंग्लिश की पोइट्री में भी रुचि रखते हैं, उनके लिए भी एक पहले पटल पे खूब हमारे यहाँ इंग्लिश पोइट्री के सेशंस होते थे, जहाँ पर जो यंग बच्चे हैं जो इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए लैंग्वेज कोई कम ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश से हमें लगाव है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है। लेकिन हम जो ये वेबसाइट भी ला रहे थे उसमें भी हम कहें कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट थी। आप अगर आप बंगाली हैं तो आप बंगाली में लिख सकते हैं उसमें, अगर आप उड़िया हैं तो आप उड़िया में लिखिए, तो आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक था, एक प्रोजेक्ट जो कि अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पे है। तो मैम इसके बाद कुछ अच्छा सा सुना दीजिए। कुछ जी प्रश्न और भी हैं, प्रश्न लगातार मेरे देखिए। पास आ भी रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। और मतलब ये हिट है। और इतना राजपाल सर ने अभी कहा है मैम, अभी जी कल, थैंक यू सो मच सर, दो डॉक्टर बैठ करके गंभीर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सर, आपने अभी तक कुछ नहीं सुनाया है, मैंने काफी देर से, क्योंकि आपको सुनने का सौभाग्य भी जितने लोग जुड़े हैं उनको भी प्राप्त होना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि इवन आप भी कुछ ना कुछ सुनाएं। मैं पहले मैं ठीक है, मैं मैं एक माइक। मैं बिल्कुल सुना दूंगा। और आपको जी पता है एक्चुअली क्या है कि आज तो हम लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बिल्कुल सुना दूंगा। और मैं ये बस चाहता हूँ मैम कि आज जितने लोग भी जुड़े हैं, हम लोग तो मतलब अब मैं क्या बताऊं कि आज मैं इतना गदगद हूँ। ये जो गौरव मंच है आज बिल्कुल अब गौरवान्वित है, समृद्ध हो गया। तो मैम चार पंक्तियां कोई अच्छी सुना दीजिए, मैं बिल्कुल आपके आदेश का ये पालन ये करूंगा। ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है सर, कि मैं इतने अच्छे मंच पर और आपके साथ इतनी अच्छी वार्ता में आज हूँ। तो मैं माहिए मेरी बहुत पसंदीदा विधा है। तो माहिए जो पंजाबी में टप्पे होते हैं, तो जी जी वो जी दो माही आपके सामने रखी हुई, एक जीवन को लेकर और एक माँ को लेकर। जी जी। तो माँ को लेकर एक माहिया प्रस्तुत कर रही हूँ, कि माँ की परछाई हूँ, माँ की परछाई हूँ, जो वो सावन है, जो वो सावन है, तो मैं पुरवाई हूँ, जो वो सावन है, तो मैं पुरवाई हूँ। ये एक माँ को लेकर एक मैया था। और एक मैया जो मैंने जीवन को लेकर लिखा, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि जीवन जज्बात लिए, जीवन जज्बात लिए, चलता है संग संग, चलता है संग संग, मुश्किल हालात लिए, चलता है संग संग, मुश्किल हालात लिए। तो ये दो माये थे जो मैंने आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत मैम, बहुत किए। अच्छा लग गया मैम, शानदार, इतनी तारीफ हो रही है इन दोनों बहुत महिला की। बहुत और आपने जी आदेश दिया था तो मैं आदेश का पालन करता हूँ। और मैम बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। आपने इतना अच्छा मैम, इतना अच्छा सुनाया कि मैं उतना अच्छा ना लिख पाता हूँ ना पढ़ पाता हूँ, लेकिन मैं अरे कोशिश जरूर करूंगा।
और स्वागत स्वागत आपका। और बहुत आपके स्वागत। जो जो काव्य कानन फाउंडेशन की पूरे पिलर, पूरी आज टीम और आदरणीय पिताजी भी मौजूद हैं, तो सबके बीच में अगर इन पंक्तियों को आशीर्वाद सबका मिल जाएगा, अगर यहाँ से पारित, इस संसद से पारित हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं जब भी मौका मिलेगा तो इसको जरूर मैं पढ़ूंगा। मैं एक 4 पंक्तियां माता जी के लिए और 4 पंक्तियां पिताजी के लिए, मम्मी पापा के लिए मैं लिखा। और चूंकि जी थोड़ा भावुक आपने कर दिया है इस साक्षात्कार, मैं बहुत लेता हूं, तो एक आपको बताऊं, मेरे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन होता है आप पहले सेलिब्रिटी को भेज देते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, और मैं बिल्कुल सही से इंटरव्यू लेता हूं। आप जानती हैं, आप लाइव हैं, और जो भी क्वेश्चन आ बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल। एक ऐसा लड़का सोच करके अचानक से पूछ रहा है। तो मैं नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन मेरे हैं, भावनाएं सबकी हैं, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लग जाता है। तो ये इंटरव्यू चलता है, आप ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि माहौल इमोशनल हो गया है। मैं तब अपनी मम्मी के माध्यम से सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, जितने लोग भी आज पटल से जुड़े हैं। वो सीता माँ सी पावन है, वो सीता माँ सी पावन है, यशोदा माँ सी निश्चल है। वाह वो वाह। सीता माँ सी पावन है, यशोदा माँ सी निश्चल है। पिघलती है बर्फ जैसे, पिघलती है बर्फ जैसे, वो दृढ़ निश्चयी हर पल है। क्या बात है। पिघलती है बर्फ जैसे, वो दृढ़ निश्चयी हर पल है। मेरे माथे पे गर थोड़ी सिकन भी देख लेती तो, मेरे आहा, माथे पे गर थोड़ी सिकन भी देख लेती तो, मेरी माँ की आंखों में माँ गंगा का ही जल है। क्या मेरी बात है, माँ बहुत की खूब। आंखों में माँ गंगा का ही जल है। और अपने अद्भुत। पापा के माध्यम से हमारे पिताजी आज मौजूद हैं, उनके उनके चरणों में प्रणाम। इतने बड़े साहित्यकार का आज इस काव्य पटल को उनका आशीर्वाद मिला। अगर मेरे पापा भी मौजूद होंगे तो उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। वो भी सुनते रहते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं करते हैं कि कहीं मैं, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो भी शिक्षक हैं, और उनका भी अरे श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी पूर्वांचल में नाम है। तो कुछ कहते नहीं है कि मैं भटक न जाऊं, मैं कहीं अंदर से उनके सामने होपलेस ना हो जाऊं, इसलिए चुपचाप सुनते रहते हैं। मैम अगर वो मौजूद हो गए तो उनके माध्यम से दुनिया के सभी जितने भी पिता लोग हैं सबको प्रणाम करता हूं कि मेरी एक जीत के खातिर वो हाँ, सब कुछ हार देते हैं। ये मैम मेरी जिंदगी है, मेरी एकदम बिल्कुल, आपको बिल्कुल मैं जो पंक्तियां हैं, बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं कि आप बिल्कुल सिंपल सरल बातों में अपनी फीलिंग लिख देते हो, तो ये पापा से ताकत मुझको मिली। मेरी एक जीत के खातिर वो सब कुछ हार देते हैं, वो जब भी साथ होते तो, वो जब भी साथ होते तो मुझे त्योहार देते हैं, वो क्या जब बात है। भी साथ होते तो मुझे त्योहार हाँ, देते हैं। मेरे रब पापा की आंखों में आंसू आने ना देना, मेरे रब पापा की आंखों में आंसू आने ना देना। यदि वे कष्ट में होते, यदि वे कष्ट में होते वो तब भी प्यार देते हैं, यदि वे बहुत खूब। कष्ट में होते वो तब भी प्यार देते हैं। ये आपका आदेश बहुत था, खूब। ये बहुत आपका खूब, आदेश बहुत था, सुंदर। मैंने अद्भुत। उसका पालन किया। लेकिन प्रश्न और बचे हुए हैं मैम। अद्भुत। एक एक बच्ची ने प्रश्न किया है आपके लिए। अब मैंने जब डाला जी था ग्रुप में, तो एक बच्ची ने आपके लिए एक प्रश्न स्पेशल आया है कि जी हमारे जो प्रधान सेवक हैं जस्ट बगल में आपको, उन्होंने बना रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। और मुझे तो लगता जी है कि जो आपकी सक्रियता है लखनऊ तक और वहां तक दिल्ली तक, तो मुझे लगता है कि एक दिन आप पूरे भारत की ये ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। मेरी गुड विशेष साथ है। तो इसमें मैम आप अभी क्या कर रही हैं, इसमें आपने क्या क्या किया है और अभी क्या कर रही हैं बेटियों के लिए? जी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए सर, मैं जहां तक देख पाती हूँ, जहां तक समझ पाती हूँ कि क्यों जरूरत है इस सब चीजों की, और क्यों हम लोग इसके पीछे, इस अभियान के पीछे इतने लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों इसको इतना तवज्जो दी हुई है।
आप यकीन मानिए जब हम आसपास की औरतों को देखते हैं हमें लगता है नहीं सब तो सामान्य है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य से परे हैं, अभी बहुत ज्यादा परे हैं। तो यकीनन इसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं जब स्वयं बहुत सारे क्लस्टर्स में, बहुत सारी झुग्गियों में जाती हूँ, या इवन मैं अगर कहूँ घर में हाउस हेल्प हमारे यहाँ इतनी सारी आती हैं, जब हम उनके जीवन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आसपास के लोग जो आते हैं उनको देखते हैं, तो मुझे लगता है यकीनन बहुत बहुत काम किया जाना बाकी है अभी। और मैं अगर देश की बात करूं तो ये कहा जाता है कि किसी भी देश का जो आधार होता है वो वहां की जो विमेन है उसका विकास कैसा है उस पर आधारित होता है। तो मैं हमने जो अभी जो इनिशिएटिव्स लिए, जो मुझे लगता है जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, एक तो है एजुकेशन का। एजुकेशन बाद में आती है, पहले तो उनको बचाना है और बचाना है। और स्वास्थ्य में भी हम अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं है, जो महिलाएं अपने आप को एक कदम पीछे रखती हैं हर जगह। जहां पे स्वास्थ्य की बात होती है तो परिवार पहले, काम पहले, सब चीज पहले, अपने आप को बाद में। अगर आपने देखा भी होगा हमारी माताओं को आप देख लीजिए, आपके घर में आपकी धर्मपत्नी जी होंगी, उनको आप देख लीजिए, स्वयं के बारे में नहीं सोचेंगी, पहले दूसरों के बारे में सोचेंगी। अगर सब ठीक है तो फिर वो अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोचे सोचे। तो जो हमने पहला कार्य किया कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकली अब बहुत, जैसे हम जाते हैं कहीं कहीं पर, तो हमने देखा कि कुपोषण बहुत, हमें लगा कि बहुत सारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनको उस तरीके से जिनको जो सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, जो मुझे जहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज लगी वो लगी कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा मल्टी वाइटामिन एंड सप्लीमेंट्स मुहैया कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज, सक्षम बनाने के लिए हमें उन्हें थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ेगा कि भाई एक साहस, देखिए वो एक करेक्टर था कि उसको, उसके अंदर सारी शक्तियां थी, पर वो कहीं ना कहीं अपने वो भूल बैठा था, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है। तो बहुत सारी महिलाएं मुझे ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं हम क्या कर सकेंगे दीदी, हमारे बस की तो कुछ नहीं है। इस तरह की बातें जब आप करते हैं कि हम तो औरत हैं, हम तो कमजोर हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि असली काम वहां पे शुरू होता है कि कहाँ से आप कमजोर हैं। एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 206 हड्डियां जितना टूटने पे दर्द होता है उतना वो सहन करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस जो जो लड़की इतना दर्द सह कर सकती है, तो आप ये यकीन मानिए कि उसके अंदर इतनी 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 शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो अम्बा भी है, वो दुर्गा भी है, वो कभी कभी काली भी है। तो आप कहाँ से कम है। तो बहुत सारी चीजें तो ये हो गई। फिर उसके बाद सैनिटरी पैड, आप ये देखिए कि हमारे समाज में आज भी सिर्फ 36% महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती। तो वहां मेरा एक स्टेप था कि हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करना है और उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है कि आपको ये लेने ही है। आपको चाहिए, आप अगर आपके पास नहीं है, पैसे नहीं है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं कि आप हमें बताइए, हम आपको ला के देंगे। और हमने बहुत सारे ऐसे ड्राइव किए हैं जब हमने इस बारे में, गायनेक्स को हम लोग ले गए हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो उन्होंने सुनी, उनकी जो भी परेशानियां हैं वो हमने सुनी और उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाई। मल्टीविटामिन हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्वास्थ्य, कि जब तक आप स्वास्थ्य नहीं है तो आगे क्या सोचेंगी। फिर हम जब छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगे, हमारा एक खुद का अभियान है काव्य कॉर्नर फाउंडेशन का। दो अभियान है, एक शिक्षा अधिकार हरिद्वार और चिकित्सा अधिकार हरिद्वार। तो हमने कहा कि जब हम चिकित्सा के लिए, जब पहले तो इंसान स्वस्थ हो तब तो वो और कुछ सोचेगा, तो पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में सोचा, मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाए, बहुत सारी चीजें की। उसके बाद हमें कहा कि भी अब एजुकेशन की बात करें, अगर हम जब छोटी छोटी बच्चों को पढ़ाने में पहुंचे, छोटे छोटे इवन बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी, तो शिक्षा सब तक पहुंचे ना, कोई क्यों अभाव में रहे। तो जब हम लड़कियों को हम बता रहे होते हैं कि तुम लोगों का पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो बहुत सारी जो बड़ी महिलाएं थी उन्होंने भी हमसे ये आग्रह किया कि हम भी पढ़ेंगे। तो आप यकीन माने काव्य कॉर्नर के अंडर में अभी 80 के करीब हमका रजिस्ट्रेशन हमने किया। 80 महिलाएं हैं जिनको हम, बच्चियों के साथ महिलाएं भी, कुछ कुछ 10-12 महिलाएं भी हैं जो जब हम उन्हें जाते हैं पढ़ाने तो वो भी बैठती हैं साथ में, उनकी भी बुक्स हैं, वो भी पढ़ती हैं। तो ये एक है कि मोदी जी ने कहा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले वो जागृत करना पड़ेगा कि वो पढ़ना चाहें, वो एक इच्छा शक्ति उनके अंदर जागृत हो कि मुझे जीवन में कुछ करना है। कई बार बहुत सारी हमारे यहाँ हाउस हेल्प आती है, वो कहती है कि दीदी हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे पढ़ के, या हमारी बच्चियां क्या करेंगी, ठीक है उनका भी शादी कर देंगे हमारी तरह। तो हमने उनको बहुत समझाया कि देखिए आप जिस तरह से आप हमारे घर में हाउस हेल्प की तरह काम कर रही हैं, तो आप यकीन मानिए आप कुछ इस तरह से काम करिए कि आपकी बिटिया को ये काम ना करना पड़े। अगर वो थोड़ी भी पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं एक, एक कुछ ना कुछ एक अच्छी
दर्जे पे वो नौकरी कर पाएगी, कुछ ना कुछ उसको मिल पाएगा। तो वो एक चीजें मैं कहूँ कि मैं जब फील्ड में जाऊं वहीं से स्टार्ट होंगी, नहीं, वो जो एक चीज है वो यहीं से शुरू हो जाती है। आप जहाँ रह रहे हैं वहीं से आप छोटा सा भी डिफरेंस आप पैदा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम इसमें कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। मैम बहुत अच्छा। और योगी जी ने भी अभियान चलाया, मिशन शक्ति का, जी आप जानती हैं कितना अच्छा चला, बिल्कुल बिल्कुल। जी हर जगह चला। और हमें लगता है कि आप खुद मतलब मिशन शक्ति का एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं। आज का जो ये इंटरव्यू लगातार हिट हिट जा रहा है, ये लोग जुड़े हुए जी, हैं। मैं यहाँ पे सर ये बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान अखबार जो है उसने एक बार एक आर्टिकल, मुझे पता भी नहीं था, एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था, डॉक्टर पूजा सिंह गंगा ने एक मिसाल करके, और उसमें पूरा उन्होंने कवर किया कि मिशन शक्ति के अंडर में वो आर्टिकल उन्होंने लिखा था। ऊपर जो हेडिंग था वो मिशन शक्ति का लोगो और वो सब कुछ था, और उसमें वो आर्टिकल उन्होंने जो है पब्लिश किया था तकरीबन एक ये साल एक्चुअली दो मैं साल जितने पहले। लोग जुड़े हैं, जो लोग आज पूजा पूजा में उनको पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं इसलिए भी ये सब पहले नहीं बताया क्योंकि आप लोग सीधे पहले मैम से सुन लीजिए, देन आप लोगों को प्रोफाइल बाकी लोगों को भेजूंगा तो और उनको अच्छे समझ में आएगा। देश की मीडिया ने और दिल्ली के आसपास की, चाहे वो गुड़गांव की हो, नोएडा की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो लखनऊ की हो, मीडिया ने पूजा मैम को हाथों हाथ लिया और गजब का कवरेज मैम के सारे प्रोग्राम को, मैम के इस जितने भी, जैसे उन्होंने कहा, शिक्षा और चिकित्सा को उन्होंने उन बस्तियों तक पहुंचाया जहां पर आज भी अंधेरा है। दिल्ली जगमगाती है, उसके आसपास अंधेरों का साम्राज्य है। तो वहां पर प्रकाश फैलाने का अगर कोई कार्य कर रहा है, डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया उनका नाम है। और इस देश ने बहुत आपको मैम प्यार दे रहा है लगातार। आप जस्ट हमारे आप विकास नगर आई थी, अभी योगी जी ने स्वास्थ्य चिकित्सा मेला का उद्घाटन किया था, आदरणीय पंकज जी मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। मैं आप तक पहुंच नहीं अच्छा। पाया। ओह। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली उस बहुत कुछ थोड़े समय के लिए मैं गया था। तो कोई अच्छा। बात नहीं मैम, अगली बार आपसे ये लाइव हम लोग आज इस तरह मिले हैं, अगली बार आपसे लाइव मुलाकात होगी और कुछ चीजें जो है आपके आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित तौर पर आपको बताएं कि आज का जो बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, राजपाल यादव जी कह रहे हैं अभी कार्यक्रम चलेगा, अभी 5-7 मिनट और चलेगा, अभी आप प्लीज आप लोग रहिएगा क्योंकि 2-4 प्रश्न और भी अच्छे मेरे पास हैं। सभी ने जी सम्मानित किया है मैम को, सम्मानित विभिन्न संस्थाएं बुलाती हैं, अपने मंच पर बुलाती हैं, पटल बुलाती हैं, और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि आधे घंटे तक मैम को बैठा करके मैम के बारे में बताती हैं। मैम आराम से सुनती हैं आधे घंटे तक और मैम को बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उन्होंने मैम को पुरस्कृत किया है। पुरस्कारों की लंबी श्रृंखला है, अगर मैं उसको पढ़ूंगा तो 5-7 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो मैं ये पूछ रहा था मैम कि आपको जो भी सम्मान मिला है अब तक, कौन सा सबसे अच्छा लगता है? बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे उसमें अच्छा है आपके लिए? देखिए, मैं सच बताऊंगी आपको, आप कहेंगे कि आप बस फिलोसफिकल बातें कर रही हैं इस नहीं नहीं समय। नहीं मैम, आप बताइए, आप बताइए। मेडिकल का स्टूडेंट मैं सच फिलोसफी बताऊं तो कभी हो सकता है, सम्मान, फिलोसफर नहीं। बिल्कुल, सम्मान यूं तो बहुत घर भर गया है अभी इस समय सम्मान से। अगर मैं थोड़ा सा भी मोबाइल टिल्ट करके दिखाऊं तो काफी ज्यादा बहुत सारे सम्मान हैं, सब कुछ है। लेकिन सच मायने में अगर मैं अपने सम्मान की बात करूं तो जब मैं कहीं जाती हूँ और वहां पर कोई वृद्ध लोग आके मेरे सर पे हाथ रख के कह देते हैं कि बिटिया बहुत बढ़िया काम कर रही हो तुम। और जब जैसे राजपाल दादा जुड़े हुए हैं, मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं, राजेश प्रभाकर दादा जुड़े हुए हैं, जब वो लोग कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और ऐसे ही करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारे लोग जब इतना स्नेह, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जब कोविड में थी, लोगों ने प्रे किया और अपनी तस्वीरें, मैंने वहां पे मन्नत मांगी है, मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी है। आप यकीन मानिए, जब आप उन चीजों से आ जाते हो कि आपको अगर इतनी सी भी चीज होती है तो आपके लिए लोग व्याकुल हों, तो वो उससे बड़ा सम्मान, उससे बड़ा जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो किसी चीज में महसूस नहीं होता। वो सेटिस्फेक्शन, वो सम्मान आपको तब महसूस होता है जब झुग्गी में जाते हैं और एक एक छोटा सा बच्चा, अनुराग नाम का, वो आपको चिट्ठियां लिखता है कि मैम जब आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आप बिल्कुल आया करो किसी भी दिन। अगर नहीं जा पा रहे हैं कभी, तो तुरंत उसका बड़ा लंबा लेटर वो कागज पे अपनी बड़ी छोटी छोटी सी लिखाई में, छठी का लड़का है, लिख के जब वो मुझे देता है कि आप आते हो तो आप यूं तो बहुत लोग आते हैं फोटो खिंचाने, लेकिन जब आप आते हो तो हमें सच में एक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब वो सम्मान मेरे लिए बड़ा सम्मान है।
जब वो बच्चे मुझे हक करते हैं एकदम एकदम। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तुम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती हो क्या, तुम्हारी तस्वीरें सारी हम देखते हैं परिवार के लोग भी कई बार बोलते हैं कि तुम बच्चों से बड़ी लिपट विपट जाती हो। तो मैं सच बताऊं तो बच्चे इतने निश्चल और इतने ऐसे होते हैं कि आप जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, आपको आपकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो आप कैसे वंचित रह सकते हो, आप उनको नहीं लो, आप उनको प्यार नहीं करो। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सम्मान है। उससे बड़ा सम्मान तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तक कोई मिला है, और ये मैम सम्मान मुझे शानदार, लगातार प्राप्त है। ये मैम आपको सम्मान मिलता रहे, और बिल्कुल ये प्रश्न सार्थक हो गया। और मुझे लगता था कि मैम यही प्रश्न आप आंसर भी देंगी, मैं आश्वस्त था। और ये हमारे सभी लोग सुनना भी चाहते हैं, इसीलिए राजपाल साहब ने लिखा है कि जवाब का भी जवाब नहीं, पूजा जी आपको कोई जीत नहीं सकता। बिल्कुल। और आपने ऐसी मैम थाली सजा रखी है पूजा की कि कोई आपको जीत सच में नहीं सकता। और हमारी पूरी तरह से आप गुड विशेष आज आपके साथ है, आज इस मंच पर आप आई। अंतिम सिर्फ दो प्रश्न है। पहला प्रश्न जो लास्ट से दो प्रश्न का जो सेकंड प्रश्न है वो ये है कि आज डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया खुद को कहां पाती है और कहां तक उसको जाना है? मैं अगर वहां से शुरू करूं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो मेरे ख्याल में अभी मैंने हूं करना सीखा है। अभी हुंकारे बोलते हैं ना, जैसे 2 महीने का 3 महीने का बच्चा हुंकारे भरता है, तो शायद मैं अभी हुंकारे भर रही हूँ। अभी अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत कुछ है जो करना है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी वो जो डिफरेंस मैं दिमाग में लेके चल रही हूँ कि मुझे वो एक अंतर लाना है, वो अंतर तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी बहुत सा काम है जो सच में बहुत बाकी है, और बस ईश्वर जो है साथ दे। मैं सिर्फ इतना रोज प्रे करती हूँ कि वो मुझे इस लायक रखे कि मैं, क्योंकि मैं कहूँ कि मेरे बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि बस वो मुझे इस लायक रखे। जैसे अभी टूटी फूटी में दौड़ रही हूँ, वो टूटी फूटी दौड़ती रहूं, मुझे बहुत बढ़िया नहीं होना है, जैसी हूँ वैसी भी रहूं तो ठीक है, करती रहूंगी धीरे धीरे धीरे। तो ये है जी। नहीं मैम, ईश्वर पूजा सिंह गंगानिया को ऐसे ही स्वस्थ रखेगा और ऐसे ही स्माइल देते। हम सबकी दुआएं आपके साथ है, इतने लोग चाहने वाले हैं आपके, सबकी दुआएं साथ है। अंतिम प्रश्न मैम आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आज मैम की तबीयत मैं सबको बता दूं ठीक नहीं थी, और मैम इमरजेंसी से आई है, लेकिन तब भी आज सेकेंड बार वो इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करना चाहती थी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप इस गौरव मंच पर आई। गौरवान्वित हम सभी जितने लोग भी हमारे जानने वाले हैं सभी गौरवान्वित हो रहे हैं, बाकी तो पूरी आपकी टीम ही यहाँ मौजूद है। और मैं जी। एक अंतिम प्रश्न, बहुत सारे नौजवान हैं हमारे, मैं लगातार मैं नौजवानों के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए हम जी। लोग काम करते हैं। उनको अब वो डिफाइन नहीं है, जो भी चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हालांकि हम लोग का दायरा बहुत ही सीमित है, छोटा सा है, आपका दायरा तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। लेकिन आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। जो हमारे छात्र छात्राएं आज जुड़े हैं, नौजवान जुड़े हैं, कल इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनके लिए मैम आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, कैसे जिंदगी की शुरुआत करें? मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी कि आप आप पूरे दिन अपना दिनचर्या जैसी होती है वैसी रखें, जैसी भी है आपकी, जो आप करते हैं वो रखें, लेकिन सोने से पहले 10 मिनट या 5 मिनट आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, क्या हितकर कार्य किया, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था, क्या मुझे इससे बेहतर करना चाहिए, क्या ये मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, क्या मैं यहाँ आया हूं तो जब तक कोई छाप छोड़ के ना जाऊं तो क्या उसकी सार्थकता रहेगी। सिर्फ ये कुछ 3-4 प्रश्न हैं, अपने आप से रोज पूछ लें, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो मार्गदर्शक ऊपर बैठा हुआ है ईश्वर, वो अपने आप आपको सही मार्ग दिखाता रहेगा कि आपको क्या करना है। और एक वो ज्वाला जो कहते हैं ना, कि वो बहुत कम लोगों में वो ज्वाला प्रज्वलित होती है, वो ज्वाला आप देखेंगे खुद कब ज्वलित हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप राष्ट्रहित के और जनहित के, या मैं कहूँ आप किसी भी क्षेत्र में, जनहित सिर्फ ये नहीं है कि आप गरीबों के बीच में जाकर कंबल बांटा, नहीं। अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, और अपने लेवल पे आप जो भी कार्य भली भांति कर सकते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा देखिए,
मैं कहूंगी कि एनिमल्स भी जीते हैं, कि वो उठते हैं, नहाते हैं, जो भी है, जो उनकी क्रियाएं हैं वो करते हैं। लेकिन आप डिफरेंट कैसे हैं? एक व्यक्ति तभी पहचान में आता है जब वो थोड़ा सा अपने आप को, अपना मूल्यांकन करे और उसे क्या करना है वो उसके लिए क्रिस्टलन क्लियर हो, फोकस्ड। तो मेरी तो बस इतना सा सुझाव है, क्योंकि मैं सालों से ये करती आ रही हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी दिन, अगर मैं रात में एक लाइन भी ना लिख के सोऊं, तो मुझे लगता है कि आज मैंने क्या किया। हालांकि कई बार इतनी व्यस्तताएं होती हैं, 3-3 बजे तक मेरा सोना होता रहा है लगातार, जिसकी जिसका खामियाजा भी मैंने भुगता। लेकिन आप पूरे दिन में क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं, क्या आपने अच्छा करा, क्या, अपने आप से प्रश्न करिए, क्योंकि आपको किसी और को नहीं दिखाना है, आपको किसी और को नहीं बताना है, कि आपको किसी और को प्रूव नहीं करना है कुछ भी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक व्यक्ति ने आज एक पोस्ट शेयर की है, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत एक दिन सब ये देखेंगे कि मैंने जितने फैसले किए, जितनी चीजें की, वो सही थी। तो मेरे मन में जब मैंने वो पोस्ट पढ़ी, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया, कि आपको सबको क्यों दिखाना है कि आपने जो फैसले किए अपने जीवन के, वो आपके सही थे या गलत थे, आपको सबको क्यों दिखाना है। हालांकि मैं कभी किसी पे कटा, क्योंकि मैं फ्री का, देखिए अभी आज के समय किसी के पास ना, आप क्यों किसी को कुछ कहें, लोग आपकी भावना के पीछे नहीं जाएंगे, आपको गलत समझेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा ये था, मेरे दिमाग में जो तुरंत प्रश्न आया, कि आपकी जवाबदेही सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन का ये फैसला सही है, सारी कसौटियों पे आपने उसको आंक लिया है, तो बस दैट्स इट। आपको किसी को क्यों बताना है कि आपने अपने जीवन के फैसले, एक दिन दुनिया देखेगी, एक दिन ऐसा होगा, वो छोड़ दीजिए ना दुनिया पर, आप बस सही करते चलें। दैट्स शानदार तो मैम, शानदार। बहुत ही बिग क्लैपिंग आपके लिए, इस जज्बे के लिए। और जो आपने बता दिया, आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन, ये कंप्लीट फिलॉसफी है। और सर्वांगीण विकास यहीं से शुरू होता है। तो अब मैम, मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको बुलाया था, और 1.5 घंटे से ऊपर होने को आ रहा है। तो हालांकि आज आपको इस तरह से, मतलब इस गौरव मंच से आप जा रही हैं, पूरा हम लोग का सम्मान आपके साथ है, गुड विशेष आपके साथ है। और डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया और बढ़िया से काम करे, हम लोग की गुड विशेष आपके साथ है। एक अंतिम रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई उसकी बात नहीं है। अभी जो लेटेस्ट कुछ लिखा हो तो उसको सुना सुना दीजिए, देन वाइंड अप करे कार्यक्रम को, कुछ बिल्कुल लेटेस्ट। बिल्कुल। मैं अभी मैंने जो है नए साल के लिए अभी कुछ मुक्तक लिखे थे, जी मैं जी। वो आपके सामने रख देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं उन्हें ठीक से पढ़ पाऊंगी या नहीं, मैं फिर भी, क्योंकि मैंने अभी लिखे हैं। अरे वो आपने आज बोला कि सब तजुर्बों की वो किताब रखती है, सब तजुर्बों की वो किताब रखती है, जिंदगी हर दुख का, जिंदगी हर दुख का हिसाब रखती है। और चिलचिलाती यह नर्म धूप हो वाइज, चिलचिलाती यह नर्म धूप हो वाइज, मुश्किलों का वाजिब जवाब रखती है, मुश्किलों का वाजिब जवाब रखती है। तो ये पूरा था, ये मुक्तक, एक मतलब और एक शेर जो मैंने आधा ही डाला था कल परसों फेसबुक पर। तो पूरा ये है। मेरे ख्याल में इतना काफी है कि मैं नए साल का भी दुआएं दे देती हूँ। चलिए, जो मैंने अपने वेल विशर्स के लिए, नया साल है कैसा रहे, तो मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। आप सुख चैन पाए नए साल में, आप सुख चैन पाए नए साल में, मन के तम को हराए नए साल में, मन के तम को हराए नए साल में। कारे बादल ये दुख के नाब फिर मिले, कारे बादल ये दुख के नाब फिर मिले, सूर्य सा जगमगाए नए साल में, सूर्य सा जगमगाए नए साल में, आप सुख चैन पाए नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा मैम। उठो कि आसमान की बुलंदियां बुला रही, आपके लिए मैम 4 पंक्तियों से यह शानदार इंटरव्यू, जो कि न चाहते हुए भी वाइंड अप करना पड़ रहा है। चाहता है कि मैम बोलती रहें, सभी लोग सुनते रहें। और किसी ने अभी सजेस्ट किया था एक मोटिवेशनल एक कार्यक्रम आप रखिए मैम, हम सभी लोग उसमें आएंगे। उठो कि आसमान की बुलंदियां बुला रही, कदम कदम पे मंजिलें भी दास्ता सुना रही,
पढ़ो की रोशनी का इंकलाब तुम्हारे हाथ में, और जिंदगी का ख्वाब है तुम्हारे साथ में, जिंदगी का ख्वाब है तुम्हारे साथ में। तो पूरे सभी जितने लोग भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने हमारे मित्र हैं, स्नेहीजन हैं, उन सभी लोगों की तरफ से आदरणीय डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया मैम को हार्दिक शुभकामना। वो अपना इसी तरह से बेस्ट देती रहें, दीर्घायु हो, अच्छा लगे, और फिर कभी अगर मैम को मौका मिले, इस लायक समझे, इस मंच को आकर समृद्ध करें, अपना आशीर्वाद दें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आज काव्य कानन फाउंडेशन के लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल पिलर हैं। और मैं, चूंकि आप देख रहे थे कि मैं लगातार प्रश्न कर रहा था, सबका नाम लेता तो एक दो तीन प्रश्न छूट जाते, क्योंकि आज मैम की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसीलिए सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं, सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं कि सभी लोग इस मंच पर आए, इसको समृद्ध किया। और फिर कभी किसी कार्यक्रम में ऐसे मिलते हैं। गौरव मंच लगातार कार्यक्रम करा रहा है, अभी जनवरी के 2-3 कार्यक्रम पेंडिंग में है, उनको भी हम कराएंगे। ये तो 2 महीने से पेंडिंग में था मैम के लिए, जब मैम अवेलेबल थी तो मैं नहीं रहता था, और आज मैम अवेलेबल है, हमारे लिए गौरवान्वित समय है। तो मैम थैंक यू सो मच, आप आई और यह मन समृद्ध हुआ। आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े सभी के प्रति हृदय से आभार, सबके प्रति शुभ रात्रि। बहुत बहुत सैल्यूट मैम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।